दोस्तों, आज हम एक कहानी से अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे। जाकिर हुसैन, जो कि बहुत अच्छे एक तबला वादक हैं, उनके पास एक व्यक्ति जाता है और कहता है कि मुझे भी ये तबला बजाने की जो विद्या है ये सीखनी है, आपसे ट्रेनिंग लेनी है। तो जाकिर हुसैन साहब पूछते हैं कि ट्रेनिंग तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन क्या आपने इससे पहले कहीं और प्रशिक्षण लिया है, ट्रेनिंग ली है? तो वो व्यक्ति जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, 2.5 साल तक मैंने किसी और व्यक्ति से भी तबला बजाने का प्रशिक्षण जो है वो प्राप्त किया था। तो अब आप मुझे बताइए कि तबला बजाने के प्रशिक्षण में आपकी जो धनराशि होगी, जो फी होगी, वो क्या रहेगी? तो जाकिर हुसैन साहब बोलते हैं कि आपके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। मैं 1 साल तक आपको प्रशिक्षण दूंगा, लेकिन जो पैसे हैं वो 5 लाख रुपए आपको अदा करने होंगे। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है और वो दूसरा व्यक्ति भी यही प्रश्न करता है कि जाकिर हुसैन साहब जी, मुझे आपसे तबला बजाने की जो प्रशिक्षण है वो सीखना है। फिर जाकिर हुसैन साहब का यही सवाल होता है, यही प्रश्न होता है कि क्या आपने पहले किसी से प्रशिक्षण लिया है? तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं सर, आई एम दी वेरी फर्स्ट पर्सन एंड दिस इज दी वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग। मैं पहली बार ये प्रशिक्षण ले रहा हूँ, इससे पहले मैंने कहीं और प्रशिक्षण नहीं लिया। तो वहाँ पर जाकिर हुसैन की जो फी होती है वो बोलते हैं कि 1 लाख रुपए। अब वो जो पहला वाला व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और जाकिर हुसैन साहब से अनायास ही पूछ बैठता है कि मेरे लिए तो 5 लाख रुपए और दूसरे वाले व्यक्ति के लिए, उसको भी तबले का प्रशिक्षण सीखना है, उसके लिए 1 लाख रुपए, ऐसा क्यों? तो जाकिर हुसैन साहब इसका जवाब देते हैं बहुत ही चतुराई के साथ कि तुमने पहले जो प्रशिक्षण लिया है उसको मैं साफ करूंगा, उसके बाद ये जो दूसरा प्रशिक्षण है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो उसके लिए मेहनत जो है वो ज़्यादा लगेगी। जबकि ये दूसरा व्यक्ति जो है, इसने कहीं और से प्रशिक्षण नहीं लिया, तो ये अपनी होशियारी, अपनी चंटाई बिल्कुल नहीं लगाएगा और सीधे सीधे मैं जो इसको दिशा निर्देश दूंगा उसी के अनुसार सीखेगा और जल्दी सीख जाएगा। लेकिन तुमने क्या किया है, तुमने पहले प्रशिक्षण ऑलरेडी तुम ले चुके हो। तो प्रशिक्षण लेने की वजह से अब जब हम वापस शुरुआत करेंगे तो उसमें तुम्हारा पुराना सीखा गया प्रशिक्षण जो है वो बीच में बाधा भी बन सकता है और तुम अपनी चंटाई जरूर लगाओगे। इस वजह से मैंने तुमसे 5 लाख रुपए डिमांड किए, अदरवाइज उस दूसरे व्यक्ति से 1 लाख रुपए ही डिमांड किए। तो इस कहानी का निष्कर्ष ये निकलता है कि व्यक्ति जरा सा भी सीख लेता है तो उसके दिमाग जो है वो चंटाई से भर जाता है, डेढ़ शाणापन उसमें आ जाता है, वो बहुत होशियार समझने लगता है अपने को। तो यहाँ पर फिर कोई नई चीज एब्जॉर्ब कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी जानकारी को, जो आपने प्रशिक्षण सीखा है, पहले वाला, अभी वाला, और जो भी आप चीजें कर रहे हैं, जो जानकारी आपके मस्तिष्क में इकट्ठा हो रही है, उस जानकारी को हम क्या कहते हैं? उस जानकारी को हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं संज्ञान। हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कॉग्निटिव पावर्स। अब ये कॉग्निटिव पावर्स जो हैं वो हमारे टॉपिक से संबंधित हैं, जिसका नाम है बाल विकास। तो बाल विकास से संबंधित कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए। लेकिन इन सिद्धांतों को पढ़ने से पहले क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस संज्ञान का थोड़ा सा ऑपरेशन कर लिया जाए, इस कॉग्निटिव पावर्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया जाए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना पूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि रीट के एग्जाम्स में पद कम है और आवेदक ज्यादा है। तो किस तरह से इस संघर्ष को पूरा किया जाएगा? टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपने इस सिद्धांत को कितनी अच्छी तरह से समझा है। तो देखते हैं कि इसी स्टोरी के माध्यम से हमें जो समझ में आया कि जानकारी पहले मिल गई और अब वो नई जानकारी लेना जा रहा है, तो उसके मस्तिष्क में क्या डेवलप होगा? उसके मस्तिष्क में चंटाई डेवलप होगी। द विटी आइडियाज विल बी कल्टिवेटेड इन हिज माइंड। और वो कहेगा कि नहीं भाई, पहले वहां तो ये प्रशिक्षण लिया था, मुझे ऐसे बताया गया था, अब आप ऐसे बता रहे हैं। तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? वैसा ही आपने देखा कि क्लासेस में होता है, हमें उस टीचर ने तो ये बताया है, आप ये बता रहे हैं, हमने ये लिखा है, बुक में ये लिखा हुआ है। इस तरह से एक केओटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इस केओटिक एनवायरनमेंट से बचने के लिए करें क्या? हैव फेथ।
बिलीव इन योर टीचर्स। आप जिससे भी पढ़ रहे हैं उस पे अपना 100% विश्वास रखें, बिलीव रखें कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और हमारे एग्जाम में ज़रूर काम आएगा। जब इस तरह का बिलीव सिस्टम वर्क करता है तो बाकी तरह के जो हमारे माइंड में जो जानकारी इकट्ठी है उसमें से कुछ जानकारी सड़ी हुई है, कुछ जानकारी बहुत अच्छी है, उस सड़ी हुई और बहुत अच्छी जानकारी के बीच में एक संतुलन बैठ जाता है और संतुलन बैठने के बाद हम प्रकृति से, इस नेचर से, टीचर से, क्लासेस से बहुत अच्छा सा समायोजन कर पाते हैं। तो इसी अपनी जानकारी को परिष्कृत करते हुए, परिमार्जित करते हुए हम देखते हैं एक नया टर्म दैट इज कॉल्ड संज्ञान, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव पावर्स। और इसी संज्ञान पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं जिसे कहा जाता है संज्ञानवादी विचारधारा। राइट, सही बता रही हूं मैं? तो यहाँ पर इस संज्ञानवादी विचारधारा से संबंधित हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, बहुत सारे सिद्धांत सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है क्या? बिलीफ सिस्टम, कि आपकी जानकारी के माइंड में जो भी जानकारी आपने एकत्रित की है उसको परिष्कृत करें, परिमार्जित करें, और अगर नहीं सीखी है तो वेल एंड बेस्ट, और अगर सीख के भी आप उसको भूल जाना चाहते हैं और ये चर्चा याद रखना चाहते हैं तो एक्सीलेंट, क्योंकि कोई भी नई जानकारी के लिए पुरानी जानकारी या तो परिमार्जित करें या फिर उसको भूलकर ये अच्छी चीज सीखें। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, द चॉइस इज योर्स। राइट, तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव पावर्स। अगर मैं इसको आपको किताबी भाषा में बताऊं तो संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है सारी की सारी संवेदी सूचनाओं को संग्रहित करना। संवेदी सूचनाओं को संग्रहित करने को ही क्या कहा जाता है? संज्ञान कहा जाता है। Whatever information is there which is perceived by your senses, संवेदना यानी कि सेंसेशन, और सेंसेशन से ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। बाहर के वातावरण की इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? थ्रू सेंसेस। जैसे कि अभी आप इस वीडियो को क्या कर रहे हैं? अपने कानों के माध्यम से सुन रहे हैं। सो व्हाट इज दैट? दिस इज सेंस, और उस सेंस से आप अपने माइंड में क्या एकत्रित कर रहे हैं? सूचना का संग्रहण कर रहे हैं। तो संवेदी सूचनाओं को संग्रहित करना ही संज्ञान कहा जाता है, कॉग्निशन कहा जाता है। Whatever we are perceiving and that perceived things and facts are collected in our mind, that is called cognitive powers। ठीक है, कॉग्निटिव पावर्स या संज्ञानवादी पद्धति आप किसे कह सकते हैं? कि जिसमें संवेदी सूचनाओं को संग्रहित करके रख लिया जाता है। जो भी संवेदनाओं के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है उसको कलेक्ट किया और माइंड में रख लिया। जैसे कि आपने सुना होगा पॉलिटिकल पावर्स में लीडर्स अक्सर इस तरह की पंक्ति का प्रयोग करते हैं कि ये जो घटनाक्रम है ये हमारे संज्ञान में नहीं है। संज्ञान मतलब आप नॉर्मल भाषा में इसको कह सकते हैं जानकारी। ये मेरी जानकारी में ये बात है ही नहीं तो मैं इस पे किसी तरह की चर्चा कैसे कर सकता हूँ। तो अक्सर ये पॉलिटिकल लीडर्स ये लाइन बोलते हैं कि ये घटनाक्रम मेरे संज्ञान में नहीं है। संज्ञान में नहीं है मतलब मेरी जानकारी में नहीं है। और संज्ञान का मतलब क्या होता है? बुकिश लैंग्वेज में संवेदी सूचनाओं को संग्रहित करके रखना। अब अगर आपसे इसके आगे आने वाला चरण पूछ लिया जाए, कौन सा चरण? तो देखिए, वो आपसे पूछ सकते हैं कि रूपांतरण, संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण और पुनर्लाभ। ठीक है, इस तरह के कुछ कॉमा लगा लगा के आपको ये वर्ड्स दे दिए हैं और पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? कि ये किसमें सम्मिलित होते हैं या ये सारे के सारे तत्व किसका भाग है? तो ये भाग है कॉग्निटिव पावर्स का, ये तत्व है संज्ञानवादी पद्धति का। कि संज्ञानवादी प्रकृति जो पद्धति है उसमें जो प्रक्रिया है वो इन चरणों से होकर गुजरती है। तो संज्ञान में करेंगे क्या? सबसे पहले आपका क्या होता है? रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये वर्ड्स आपको दे दिए गए और पूछ लिया गया कि ये किस पद्धति की प्रक्रिया है। तो ये
संज्ञानवादी पद्धति की प्रक्रिया है। सो वी वर डिस्कसिंग द कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निटिव पावर्स। संज्ञानवादी पद्धति में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, तो क्या क्या तत्व पाए जाते हैं हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, आपको भी लिखना है कि रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण और पुनर्लाभ। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि ये कैसे तत्व हैं जो संज्ञानवादी विचारधारा में काम आते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं आपके लिए कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपके लिए सुविधाजनक रहे। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये रूपांतरण कैसे होगा कि कोई भी जानकारी आपके मस्तिष्क में जा रही, आपने देखा है कि कंप्यूटर वर्क करता है और कंप्यूटर की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है जिसको हम पढ़ते हैं, कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, फॉर्ट्रेन हो गया, तो ये सारी कंप्यूटर्स की लैंग्वेज है जिसमें कंप्यूटर अपने मस्तिष्क में, सीपीयू में ये सूचनाएं संग्रहित करके रखता है। तो ये कौन सी हुई, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज हुई और इसी लैंग्वेज को क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है उस वर्जन में जिसमें हमने डिमांड की है, इधर हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पर हमारा मस्तिष्क भी इसी तरह से काम करता है कि आपने वातावरण में जो सीन देखा है, जो एपिसोड देखा है, उसको वो क्या कर लेगा, एनकोड कर लेगा और एनकोड करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, रूपांतरित कर देगा अपनी लैंग्वेज में। जैसे कंप्यूटर्स की लैंग्वेज होती है कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रेन, उसी तरह से जावा वाली लैंग्वेज में जैसे कंप्यूटर में होता है, उसी तरह से व्यक्ति के माइंड में भी ये सारा सीन जो है ये कलेक्ट होने से पहले क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मस्तिष्क की अपनी भाषा में ये इसे कलेक्ट कर लेगा। जो भी वातावरण से आपने कैच किया है वो माइंड तक ट्रांसफर होने के लिए पहले उसे कौन से तत्व से गुजरना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब ये सूचनाएं ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, फिल्टर हो चुकी है, आपके वातावरण से आ गई मस्तिष्क में, they are transformed, right? Just like computer languages are there is a particular encoding in our mind. तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई। ट्रांसफॉर्म होने के बाद इनका क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म होने के बाद इन सारी चीज़ों का जो भी माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो लैंग्वेज बनी है, उसका क्या किया जाएगा, विस्तरण किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलैबोरेशन। ठीक है, विस्तरण किया जाएगा। First, they are transformed. All those information which is carried to your brain is transformed, and the second step is it will be elaborated. उसकी विस्तार से माइंड द्वारा व्याख्या की जाएगी। जैसे हम डेयरी मिल्क शॉट्स के एग्जाम्पल देखते हैं, डेयरी मिल्क शॉट के एग्जाम्पल में वो व्यक्ति के पास एक बादल बना हुआ होता है। ठीक है, कैसा बादल, कुछ इस तरह का बादल बना हुआ होता है और उस बादल में कुछ लिखा हुआ होता है और ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा है। ठीक है, तो अब इस डेयरी मिल्क के एग्जाम्पल में, डेयरी मिल्क शॉट्स के एग्जाम्पल में ये जो व्यक्ति बैठा है और इसके माइंड में ये जो बादल बन रहा है, इसमें क्या माइंड में आया इसके कि पहला लड्डू फूटा, फिर उसके बाद में वो कुछ और सीन एटमॉस्फेयर में देखता है और फिर मन में दूसरा लड्डू फूटा। तो व्हाट इज दैट, पहला लड्डू फूटा, दूसरा लड्डू फूटा, सो दैट इज इलैबोरेशन ऑफ द फैक्ट। जो भी उसने वातावरण से ट्रांसफॉर्म किया है, उस ट्रांसफॉर्मेशन की व्याख्या करने का काम किसका है, संज्ञान का है, माइंड का है। तो यहाँ पर माइंड में ये इलैबोरेट होता है कि ये चीज़ अच्छी है या बेकार। इसी के अकॉर्डिंग आपका जो पूरा साइंटिफिक जो बॉडी आप कहते हैं, जो साइंस आप पढ़ते हैं कि बॉडी में इस तरह की ग्रंथियां जो है वो काम करती हैं, इस तरह से जो सलाइवा का सीक्रेशन है वो पॉसिबल हो पाता है, इस तरह से फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन जो है वो वर्क करते हैं। तो दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट से आपने सूचना ग्रहण की, वो सूचना क्या क्या हो जाती है, उसका इलैबोरेशन, उसका विस्तरण कर दिया जाता है। संज्ञानवादी प्रक्रिया में ही शामिल है ये तत्व कि विस्तार से उसके बारे में देख लिया गया। जैसे आप डॉक्टर के पास गए किसी परेशानी को लेकर और डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, यू आर कंप्लीटली हेल्दी एंड नथिंग विल हैपन टू यू इन फ्यूचर ऑल्सो, यू विल रिमेन फिट एंड फाइन।
तो ये बात सुनते ही आपको पता है माइंड ट्रांसफॉर्म करता है, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसको इलैबोरेट करता है कि हाँ, क्या वाकई मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो अगर उस पेशेंट को कैंसर सेल्स ग्रोथ हो रही होती है, ओवर ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर, तो ये जो आरबीसीज की ओवर ग्रोथ हो रही होती है, ये बात सुनते ही क्या आपको पता है शब्दों में इतना पावर होता है दैट वर्ड्स कैन मेक यू एंड वर्ड्स कैन ब्रेक यू। तो यहाँ पर इन वर्ड्स में इतना मैजिक होता है कि आपकी जो कैंसर सेल्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो अचानक से रुक जाती है। दे श्रिंक देमसेल्व्स आफ्टर हियरिंग दिस सेंटेंस। हाउ मैजिकल इट इज, एंड दिस इज द ऑल द पावर्स गिवन बाय गॉड, ऑल्दो दे आर इन अ पैसिव फॉर्मेट, क्योंकि हम इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कहा जाता है ना, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, तो इसलिए रहना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह से वर्क करती है। इवन हमारी बॉडी क्या, आप पानी को भी अगर पीने से पहले कहेंगे थैंक यू वेरी मच, हाउ सच अ ब्यूटिफुल लिक्विड इट इज, एंड वाटर इज कॉल्ड लिक्विड कंप्यूटर। क्या आपको पता है कि पानी को लिक्विड कंप्यूटर कहा जाता है? जो सोचते हुए आप वो पानी पिएंगे, जो आपके मन में विचार आ रहा है उस विचार के साथ आप वो पानी पी रहे हैं, तो बॉडी में उस पानी का फंक्शन वैसा ही होगा। अगर आपने बहुत गुस्से में पानी पिया है तो क्या होगा, तो यहाँ पर उस पानी का जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है। अगर आपने ग्रेटिट्यूड के साथ उस पानी का सेवन किया है तो एज इट इज़ अ लिक्विड कंप्यूटर, उस पानी में जो कंपोजिशन होता है इसके मॉलिक्यूल्स का, वो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो पानी जो है वो अत्यधिक पवित्र बन जाता है। हम देखते हैं ना कि आप कोई भी बॉटल में पानी भर के अगर 7 समंदर पार जा रहे हैं और एरोप्लेन में पानी की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो बॉटल ही आपके काम आएगी, या क्रेन जो आप ले जा रहे हैं केन पानी का, उसमें वो पानी 7 से 10 दिन बाद सड़ जाएगा, उसमें से बदबू आने लगेगी। लेकिन आपने देखा है कभी कि गंगा नदी का पानी जो है वो इतना पवित्र है कि 10 दिन, सालों साल, करोड़ों साल बीत जाने के बाद भी ये पानी बिल्कुल भी सड़ता नहीं है, ये खराब नहीं होता है, इसमें से बदबू नहीं आती है। नो नेस्टी स्मेल एट ऑल। Why it is so? Because the composition of the molecules of that water is artistically designed. इसको हम पवित्र मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं, संध्या के समय आरती होती है, कैलाश पर्वत से, गंगोत्री से इसका उद्गम माना जाता है। तो यहाँ पर इतना पवित्र और सेक्रेड इसको बना दिया गया कि इस पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन जो है वो अलग तरह का बन गया और इसको कभी सड़ने नहीं देता। बाकी आप देखेंगे कि पानी 1 महीने बाद सड़ जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। सो व्हाट इज दैट? तो उसी तरह से संज्ञानवादी पद्धति में क्या होता है कि जो इलैबोरेशन वाला पार्ट है, हमारा माइंड जो है वो सूचना को ट्रांसफॉर्म करके इलैबोरेट करता है। मन में लड्डू फूटा, मन में दूसरा तीसरा लड्डू फूटा, सो दैट इज कॉल्ड विस्तरण। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखें, संग्रहण यानी कि कलेक्शन। संग्रहण में क्या होगा? कलेक्शन। हमने चीजों को ट्रांसफॉर्म किया, हमने चीजों को इलैबोरेट किया और उसके बाद में क्या हो गया? संग्रहण। यानी कि ये सारी बातें हमारी जो संज्ञानवादी पद्धति के अंतर्गत चल रही हैं, जो तत्व हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सब एक जगह संग्रहित हो जाती हैं, उनका कलेक्शन हो जाता है इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। दीर्घकालीन स्मृति में वो सारी बातें जो है वो भंडारित हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। तो इसको हमने कहा कलेक्शन। और पुनर्लाभ, पुनर्लाभ मतलब रिकवरी। पुनर्लाभ मतलब क्या होता है? रिकवरी। तो जितनी भी बातों को आपने अपने माइंड में स्टोर किया है, जब उसकी जरूरत पड़ती है तब उन सारी जानकारी से हम क्या कर सकते हैं? वापस से लाभ ले सकते हैं। इट कैन बी रिकवर्ड बैक, इट कैन बी रिकॉल्ड बैक, इजंट इट? आप अभी जो भी इस वीडियो में सीख रहे हैं, क्या एग्जाम में आप ये वीडियो साथ ले जा सकते हैं? क्या एग्जाम में आप ये रजिस्टर साथ ले जा सकते हैं जिसमें आप जॉट डाउन कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन all these information is collected in your brain and that can be recovered back in your examination hall.
जब भी आप परीक्षा भवन में बैठेंगे और आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपको ये सारी बातें जो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं वो सारी की सारी बातें रिकवर हो जाएंगी और उससे आपको लाभ मिलेगा, पुनर्लाभ, यानी कि फिर से आप लाभान्वित हो जाएंगे। यू विल बी बेनिफिटेड बिकॉज यू विल बी नोइंग द 200% श्योर आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो इस तरह से फायदा होता है संज्ञानवादी पद्धति का। संज्ञान पद्धति यानी कि क्या? संज्ञान मतलब क्या? संज्ञान को हम एक शब्द में बोलेंगे जानकारी। संज्ञान के तत्व क्या क्या हैं? तो संज्ञान के तत्व हैं रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण और पुनर्लाभ। ये संज्ञान के तत्व हैं और इसी संज्ञान के तत्व में ये पूरी प्रक्रिया होती है। इट इज ट्रांसफॉर्म, इट इज एलैबोरेटेड, इट इज कलेक्टेड एंड इट कैन बी रिकवर्ड बैक। और इस प्रक्रिया के होने के बाद ये प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है और इसको हम कहते हैं संज्ञान, इसी को हम कहते हैं जानकारी। ठीक है, तो इसको और इजी शब्दों में समझते हैं कि आपका इस तरह से, यहां पर मैं लिख देती हूं वातावरण। यहां पर मैंने वातावरण लिखा, यहां पर आपका संज्ञान है यानी कि ये आपकी जानकारी में आया और जानकारी में आने के बाद पूरी प्रक्रिया हुई एंड इवेंचुअली एट द लास्ट अब आपको क्या हो रहा है, इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं एंड यू गेट द प्रॉफिट। आप इसको सारी को चीज़ों को रिकवर कर पा रहे हैं, पुनर्लाभ हो पा रहा है और इस तरह से कार्य संपन्न हुआ। ठीक है, इतिश्री हो गई, इसकी कार्य संपन्न हुआ। तो यहाँ पर जैसे पंडित जी कहते हैं कि आपकी शादी के फेरे संपन्न हुए, अब आज से आप दोनों पति पत्नी कहलाएंगे, कार्य संपन्न हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर उनको पता नहीं है कि कार्य संपन्न होने के बाद कितना बड़ा दुर्घटना और कितना बड़ा दुर्घटना स्थल जीवन में आने वाला है। एवरी डे देयर विल बी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, लेकिन वो तो अपनी तरफ से कह देते हैं कि कार्य संपन्न हुआ। तो यहाँ पर भी ये जो पूरा है ये इस तरह से है कि वातावरण से आपने कोई जानकारी ली। इसको सिंपल मैनर में इस तरह से समझे कि वातावरण से आपने कोई जानकारी ली, मन में लड्डू फूटा, मन में दूसरा लड्डू फूटा, मन में तीसरा लड्डू फूटा एंड फाइनली इट इज कलेक्टेड। और जब हमें जरूरत पड़ रही है तब वो जानकारी से हम वापस लाभान्वित हो रहे हैं, वापस उसका पुनर्लाभ ले रहे हैं। बात सही है? जैसे संचित निधि होती है, संचित निधि सरकार के पास जो है उसी संचित निधि में से सबके वेतन भत्ते जो है वो दिए जाते हैं, राइट। अब ये संचित निधि लोगों से ली गई इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इसको कलेक्ट करके रख दिया गया। अब जब भी जरूरत पड़ी तो इसी में से पैसे निकालकर वेतन दिए जाते हैं। इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, डेयरी मिल्क शॉर्ट्स के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है? हाय रे मेरी मोटो नहीं, यहाँ पर हमारा मेन मोटो है ये तत्व याद रखना, संज्ञान मतलब क्या होता है ये याद रखना। तो मैं आशा करती हूँ इस स्टेप तक आपको सारी बातें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं कि संज्ञानवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक जीन पियाजे, जिससे एक क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में आता है, तो उससे रिलेटेड पूरा सर्वे अब हमें करना है। वो प्याज नहीं है, वो पियाजे है, जीन पियाजे। तो ये जीन पियाजे ने अपनी संज्ञानवादी विचारधारा में क्या क्या बताया और ये कहाँ से थे, इनकी बुक्स कौन कौन सी थी, ये सब हमें याद रखना जरूरी होगा। एंड बिलीव मी, अगर आपको इन वीडियोस में समझ में आ रहा है एंड यू आर कल्टिवेटिंग अ इंटरेस्ट इन दीज वीडियोस, देन देयर विल बी नो नीड टू लर्न एनीथिंग and it will be a great fun, it will be a big fun to learn these things कि ब्रूनर क्या मानते हैं, जीन पियाजे क्या मानते हैं। अभी हमने सिद्धांत देखा गैसल का, तो गैसल के वीडियो में आपको कितना मजा आया कि तंत्रिका तंत्र रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? विकास के लिए। अगर हमारी तंत्रिका तंत्र विकसित नहीं हुई है, माइंड तक मैसेज नहीं जाएगा और हम कैसे हो जाएंगे? जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे, हमारा विकास संभव नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से मैं इन सारी चीज़ों को लाइव बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ आपसे भी अपेक्षा करती हूँ कि आप भी उतनी ही सिंसेरिटी के साथ इंजॉय करते हुए, इंजॉय प्लस सिंसेरिटी, तो इंजॉय करते हुए इन वीडियोस को देखते हुए सिंसेरिटी के साथ इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज के युग में ये बिल्कुल भी समस्या नहीं है कि हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास वीडियोस नहीं थे, हमारे पास टीचर्स नहीं थे। मेरे पास माँ है, तो यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है, सारे वीडियोस हैं। बट एट द प्रेजेंट एज इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि हम इतने सारे वीडियोस में से कौन से वीडियो का सिलेक्शन करते हैं।
और इसी सिलेक्शन पे निर्धारित होगा, इसी सिलेक्शन पे आधारित होगा हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन के दो मीनिंग हो गए, हम कौन से वीडियो का सिलेक्शन करते हैं, कौन से वीडियो का चुनाव करते हैं अपना करियर बनाने में, और उसी सिलेक्शन से हमारा सिलेक्शन होगा, यानी कि हम चुन लिए जाएंगे। चुन बाबा चुन। तो यहाँ पर ये सारी चीजें संज्ञान से संबंधित हमने बात करी। आगे चलते हैं हम जीन पियाजे का सिद्धांत, राइट। तो अब इतनी व्याख्या करने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं जीन पियाजे की, राइट। जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है? सभी को पता है, संज्ञानवादी सिद्धांत। जीन पियाजे के संज्ञानवादी सिद्धांत में आपको याद रखना है कुछ बुक्स के नाम, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपको ये याद दिलाना चाहूंगी कि किसने बॉर्नविटा एड की नकल की थी, या बॉर्नविटा एड में किस मनोवैज्ञानिक की नकल की गई थी कि बच्चे का मानसिक विकास पूरी तरह से 4 या 5 वर्ष की उम्र में हो जाता है। अब ये कथन जो है ये हमारे साइकोलॉजी में कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जीन पियाजे, और जीन पियाजे का जो संज्ञानवादी सिद्धांत है उसमें उन्होंने कुछ फेमस बुक्स लिखी हैं। उस फेमस बुक्स, संज्ञानवादी सिद्धांत पर ही आधारित हैं ये बुक्स, और ये बुक्स आपको याद रखनी। कौन कौन सी बुक्स हैं? तो द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। कंसेप्शन यानी कि महसूस करना, ठीक है, परसीव करना। तो यहाँ पर एक चाइल्ड की, एक शिशु की, एक बालक की क्या विचारधारा होगी फिजिकल, इस भौतिकवादी दुनिया से संबंधित, वो क्या सोचता है। वो भी शाहिद कपूर है, सोचता हूं मैं, तो यहाँ पर ये भी कुछ सोच रहा होगा। इस बुक का नाम ये है द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। द सेकेंड बुक इज द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अब एक बच्चे की भाषा क्या होती है, उसके विचार क्या होते हैं, इस नाम से बुक लिखी। नेक्स्ट, मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड किस तरह से अपने निर्णय लेता है, किस तरह से उसके नैतिक निर्णय लिए जाते हैं, इस बुक का नाम ये रखा गया। किसने रखा? जीन पियाजे ने 3 किताबें लिखी, उन तीनों किताबों का नाम यहाँ पर है। लेकिन आजकल प्रश्नों की प्रकृति कुछ चेंज हो गई है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ही बेसिकली बिलोंग फ्रॉम स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये हंसीवादियाँ, ठीक है, इन हंसीवादियों में, जैसे ये हंसीवादियाँ जो ये रोज़ा पिक्चर थी, बहुत पुरानी पिक्चर है, तो उसमें गाना बहुत फेमस हुआ था, ये हंसीवादियाँ, ये खुला आसमां। तो उस तरह से स्विट्जरलैंड में भी कुछ ऐसा ही मनमोहक माहौल रहता है। वो चीज़ आपको याद रखनी है, दैट मनमोहक माहौल इज रिलेटेड टू स्विट्जरलैंड। अब इतने सुंदर माहौल में, इतने खूबसूरत माहौल में अगर प्याज की बदबू आ जाए तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो बेकार हो जाएगी, राइट। रंग दे तू मोहे गेहुआ। तो अब यहाँ पर स्विट्जरलैंड में शूटिंग चल रही है और हीरो के मुंह से प्याज की बदबू आ रही है, कितना गंदा लगेगा। सारी शूटिंग जो है वो वेस्ट चली जाएगी, क्योंकि हीरोइन को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है और उसमें वो फील ही नहीं आ रहा है, तो वो अपने इमोशन कैसे प्रकट करेगी, बहुत ही बेकार उसके एक्सप्रेशंस होंगे। तो इस वजह से इतने हसीन माहौल में, स्विट्जरलैंड जैसे खूबसूरत हंसीवादियों में प्याज की बदबू नहीं आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर ये सारा पूरा व्याख्या क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो सिद्धांतवादी हैं वो यही हैं, जीन पियाज है। तो यहाँ पर प्याज नहीं है, यहाँ पर परफ्यूम ही परफ्यूम है, दैट इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड। इस तरह से आप इस ट्रिक को याद रखेंगे कि जीन पियाजे कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। उनकी बुक्स का नाम क्या है, उनकी बुक्स का नाम हम ऑलरेडी बुक इसमें लिख चुके हैं। ईयर्स याद करने की आपको कुछ खास ज़रूरत नहीं है, कभी भी ईयर्स से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो नाम ही पूछे जाते हैं। तो हाउ द चाइल्ड परसेप्शन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड एंड मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बस ये बुक का नाम आपको याद होना चाहिए, और ये किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई ये याद होना चाहिए। अब इनके सिद्धांत पर आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि जीन पियाजे ने, जो हसीनवादियों से बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि ये तो प्रेम दीवानी, ये तो दरस दीवानी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जीन पियाजे एक्सप्लेन दैट, ठीक है। ये जीन पियाजे जो हैं ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि न तो पूरी परिपक्वता
और न ही पूरी तरह से, न तो परिपक्वता न अनुभव। ठीक है, पूरी तरह से अगर आप परिपक्व हैं, जैसा कि अर्नोल्ड गैसल ने बताया, तो आपका विकास संभव है। नहीं, जीन पियाजे ने मना कर दिया। अगर आप पूरी तरह से परिपक्व हैं और सिर्फ परिपक्व हैं, तो आपका विकास कहा जाएगा रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं नहीं मानता, मत मानो। फिर इन्होंने आगे कहा कि अगर आपको पूरी तरह से अनुभव प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है, अब आप कहेंगे परिपक्वता और अनुभव एक ही तो हैं। अभी हमने अर्नोल्ड गैसल का वीडियो देखा है। अर्नोल्ड गैसल के वीडियो में उसने परिपक्वता का संबंध किससे बताया? तंत्रिका तंत्र की वृद्धि से बताया। तो परिपक्व यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनुभव से नहीं आएगा, वातावरण से भी हम इसको ले सकते हैं। तो परिपक्वता हमारे शरीर से संबंधित है, शारीरिक विकास से संबंधित है, और अनुभव कहाँ से होंगे? वातावरण से हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर परिपक्वता अगर सिर्फ है तो विकास संभव है? नहीं भाई नहीं। अनुभव सिर्फ है, सिर्फ वातावरण है तो विकास संभव है? हमें परिपक्वता नहीं आई है, सिर्फ अनुभव हम कैच करते जा रहे हैं, क्या विकास संभव है हमारा? बिल्कुल नहीं। ये एक दूसरे के पूरक है। ये एक दूसरे में जब अंतर क्रिया करते हैं, whenever they both interact with each other, जब ये दोनों तत्व एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं, तब क्या होता है? तब विकास संभव है। संज्ञानवादी विकास इनकी थ्योरी का नाम इसीलिए है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो जीन पियाजे ने दिया, वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट इसी में ही समाहित है, इस फॉर्मूले में, कि न सिर्फ परिपक्वता, न सिर्फ अनुभव, लेकिन परिपक्वता और अनुभव दोनों के समायोजन से, दोनों के इंटरैक्शन से, दोनों की अंतरक्रिया से क्या पॉसिबल है? दोनों की अंतरक्रिया से पॉसिबल है कि आपका विकास हो। आपका कैसा विकास हो? संज्ञानवादी विकास हो। इसी वजह से इसी फॉर्मूले को देने की वजह से जीन पियाजे के सिद्धांत को अंतःक्रियावादी सिद्धांत भी कहा जाता है, इंटरैक्शनिस्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरैक्शनिस्ट सिद्धांत principle? Because he propounded the theory in which he has given the emphasis, he emphasized on the formula that is not only maturity and not only experiences are responsible for cognitive development. न सिर्फ परिपक्वता, न केवल अनुभव जिम्मेदार हैं संज्ञानात्मक विकास के, बल्कि अनुभव भी चाहिए, थोड़ा खुशी थोड़ा गम। तो यहाँ पर अनुभव भी चाहिए, परिपक्वता भी चाहिए, और इन दोनों के बीच क्या होनी चाहिए? अंतरक्रिया होनी चाहिए, तभी संज्ञानात्मक विकास संभव हो पाता है। केवल एक अगर खड़ा हो जाए तो यहाँ पर सिर्फ एकमात्र एक तत्व जो है वो संज्ञानात्मक विकास करने में संभव नहीं है। दोनों कारकों के बीच में अंतरक्रिया होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और इसी अंतरक्रिया पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करने की वजह से इनके सिद्धांत का नाम इंटरैक्शनिस्ट प्रिंसिपल कहा गया। अंतरक्रियावादी सिद्धांत जीन पियाजे के सिद्धांत को कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि जीन पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानवादी सिद्धांत। अब अगर ये क्वेश्चन में आ जाए कि अंतरक्रियावादी सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो हम 1 मिनट के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे, और उसके बाद हम करेंगे अक्कड़ बक्कड़, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रकृति है व्यक्ति की कि भाई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई सा भी आंसर जो हमें जम रहा है वो लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए आपका। आपको चीज़ें समझा दी गई हैं इस वीडियो में कि दोनों की अंतरक्रिया से ही ये चीज़ संभव हो पाती है। इस वजह से जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम भी यही है, अंतरक्रियावादी सिद्धांत। बात समझ में आ रही है? हमने संज्ञान का मतलब सीखा, हमने संज्ञान के तत्व कौन कौन से हैं वो देखे। अब हम जीन पियाजे पे आ गए। जीन पियाजे से संबंधित हमने एक और फैक्ट सीख लिया कि वो स्विट्जरलैंड के हैं, और हसीनवादियों के बीच में कभी भी प्याज की बदबू नहीं आनी चाहिए। सो जीन पियाजे बिलोंग्स टू स्विट्जरलैंड। फिर हमने देखा कि इनका फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया कि अंतरक्रिया और किसके बीच में अंतरक्रिया होनी चाहिए? अनुभव और परिपक्वता के बीच में जब अंतरक्रिया होती है तो संज्ञानात्मक विकास 100% होता है।
अब हमें जीन पियाजे द्वारा दिया गया बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म समझना है, क्योंकि हम संज्ञानात्मक विकास की चर्चा कर रहे हैं। तो इस टर्म से रिलेटेड सारी जानकारी हमारे पास भी होनी चाहिए, क्योंकि संज्ञान मतलब जानकारी, और जानकारी में ये टर्म क्या है जिसका नाम है स्कीमा। स्कीमा को आप कैसे व्याख्या कर सकते हैं, उसके लिए एक क्लिपिंग आपको देखनी पड़ेगी, और उस क्लिपिंग के बाद हम ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि स्कीमा का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने संज्ञान का मतलब हम जान चुके हैं। संज्ञान का मतलब है जानकारी, और संज्ञान की ये जो जानकारी है जिसका शाब्दिक अर्थ, वो संज्ञान की प्रक्रिया कैसे संभव होती है, ये इस क्लिपिंग के द्वारा आप समझ पाएंगे। तो संज्ञान को हम फिर से एक क्लिपिंग द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे स्कीमा। संज्ञान को मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूं, उसके बाद ये क्लिपिंग से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि संज्ञान का मतलब क्या, और उसके बाद में हम सीखेंगे संज्ञान के आगे आने वाली जो पीढ़ियां है, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। स्कीमा का मतलब भी संज्ञान से ही जुड़ा है, लेकिन संज्ञान की क्लिपिंग देखने के बाद आपको स्कीमा ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखते हैं ये क्लिपिंग कौन सी है। क्लिपिंग देखी, ठीक है। इस क्लिपिंग को देखने के बाद आपको क्या समझ में आया? इस क्लिपिंग को देखने के बाद हमें संज्ञान के बारे में और अच्छे से समझ में आया कि अक्षय कुमार ने सोनाक्षी सिन्हा को पहले देखा, सूचनाएं माइंड में गई, ट्रांसफॉर्म हुई, इलेबोरेट होने के बाद कलेक्ट हो गई, और कलेक्ट होने के बाद वो क्या कर रहा है, अपने माइंड में इस तरह से वापस उसको रिवर्स कर रहा है। रिवर्स करने के एक्शन के साथ ही सोनाक्षी सिन्हा वापस पीछे चली जाती है, और ये पूरा का पूरा जो सीन है वो वापस रिवाइंड होता है कि सोनाक्षी सिन्हा वापस उससे क्रॉस होकर जा रही है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज संज्ञान। की सूचनाएं हमारे माइंड में आई, जैसे ही सोनाक्षी सिन्हा को देखा अचानक से, तो देखा, ट्रांसफॉर्म हुआ, ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये चीज़ें जो थी वो इलेबोरेट हुई, कलेक्ट हुई, और उसके बाद में हम वापस उसको रिकवर करना चाहते हैं, वापस पुनर्लाभ लेना चाहते हैं, तो वो सोनाक्षी सिन्हा उसके पास से होकर निकल जाती है। फिर वो वापस रिवाइंड करता है चीज़, और रिवाइंड करते हुए वापस सोनाक्षी सिन्हा उसके पास से निकल रही है, तो उसको सुखद अनुभूति हो रही है अक्षय कुमार को। सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली संज्ञान। ये एपिसोड हमें याद रहेगा तो संज्ञान भी याद रहेगा। अब संज्ञान की मूल इकाई क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो संज्ञान की मूल इकाई है स्कीमा। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ठीक है, कोशिका जो है वो संरचनात्मक आधार है हमारे पूरे जीवन का। ठीक है, तो उसी तरह से संज्ञान की जो यूनिट है, जो सबसे छोटी इकाई है, उसको हम कहते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या है? संज्ञानवादी पद्धति में सबसे छोटी इकाई है। और स्कीमा का अगर आप शाब्दिक अर्थ जानना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, दे आर दी बंडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सूचनाओं के पैकेट होते हैं। स्कीमा क्या है? सूचनाओं के पैकेट हैं, और ये सूचनाओं के पैकेट आपके माइंड में संग्रहित रहते हैं, स्टोर रहते हैं, और जब भी जरूरत पड़ती है, किसकी? स्कीमा की। जब भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके माइंड में संग्रहित है, जब ज़रूरत पड़ती है वातावरण की चीज़ों को समझने के प्रयास करना पड़ता है, तब इस वातावरण को समझने के लिए इन सूचनाओं के पैकेट का उपयोग किया जाता है। स्कीमा इज द यूनिट ऑफ कॉग्निशन। ठीक है, संज्ञानवादी विकास में संज्ञान की मूल इकाई कौन सी है? जैसे हमारे मस्तिष्क की मूल इकाई है न्यूरॉन्स, किडनी की मूल इकाई है नेफ्रॉन्स, हमारे जीवन की मूल इकाई है कोशिका। उसी तरह से संज्ञान की मूल इकाई है स्कीमा। और स्कीमा का मतलब क्या होता है? सूचनाओं के पैकेट। ये सूचनाएं आपके माइंड में भंडार गृह में भंडारित रहती हैं, और जब भी वातावरण में इनका प्रयोग करने की आवश्यकता होती है तो इन सूचनाओं के पैकेट्स का प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? वातावरण को समझने के लिए।
ठीक है। जस्ट लाइक संचित निधि में पैसे जो है वो संग्रहित रहते हैं, और जब भी, या फिर आकस्मिक निधि ले लीजिए आप, इमरजेंसी फंड, आकस्मिक निधि में हमेशा के लिए पैसे इकट्ठे रखते हैं हम, ठीक है, कि कभी भी कोई आपदा विपदा आ जाए तो वो प्रयोग में लिए जा सके। और ये आकस्मिक निधि जो है, इससे तभी पैसा निकाला जाता है जब कोई आपत्ति विपत्ति आती है, ठीक है। उसी तरह से ये स्कीमा काम करता है कि ये स्कीमा आपकी किसमें है, ये स्कीमा दीर्घकालीन मेमोरी में सेव रहता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। दिस स्कीमा इज सेव्ड ऑल दी इंफॉर्मेशन, ये सूचनाओं के पैकेट जो हैं ये किसमें सेव रहते हैं, LTM, लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन स्मृति में भंडारित रहते हैं। और दीर्घकालीन स्मृति में भंडारित रहने के बाद जब भी इनकी आवश्यकता पड़ती है वातावरण के उद्दीपकों को समझने के लिए, वातावरण के क्या करने के लिए, उद्दीपकों को समझने के लिए जब इनकी आवश्यकता पड़ती है, whenever there is some stimulus from the environment, कुछ ऐसे उद्दीपक एनवायरनमेंट में, कुछ ऐसे उद्दीपक आ गए हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इस स्कीमा को यूज में लेते हैं, अपने संज्ञान, अपनी जानकारी का प्रयोग करते हैं कि क्या किया जाए भाई, इस वातावरण की जो गुत्थी है इसको समझने के लिए, ये जो उद्दीपक है इसको समझने के लिए हमारा माइंड काम करना शुरू कर देता है। और माइंड काम करना शुरू करने के बाद क्या होता है, गुत्थी सुलझ जाती है। इसीलिए तो एडवर्टाइजमेंट में बताया है, मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ। तो ये दिमाग की बत्ती जल जाती है स्कीमा से, और स्कीमा से फिर जलने के बाद उद्दीपकों के बारे में जो वातावरण में है उससे संबंधित फिर हम प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। और ये प्रतिक्रिया कैसी होगी, जो हमारे दिमाग में जानकारी होगी, जो हमने इसका रिजल्ट निकाला होगा, जो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होगा, उसके आधार पर इन वातावरण के उद्दीपकों का जवाब देने की कोशिश हम करेंगे। So that is called schema. That is the information packets which is stored in long-term memory, and they are used whenever they are provoked by external stimulus. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इंग्लिश में आप ये ना कहें कि भाई इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो आप हिंदी में ही समझाएं। तो यहाँ पर इंग्लिश सिर्फ आप सुनिए, कर्णप्रिय तो लगता ही है, आपको समझना नहीं है इंग्लिश में, हमारा मीडियम हिंदी है, लेकिन कर्णप्रिय तो लगता ही है। इट इज़ अ यू फनी इन इंग्लिश, तो यू फनी जो है वो उसको फनी मान लीजिए और सुन लीजिए। तो ये बातें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके संग्रहित हो जाएंगी। लेकिन एग्जाम में अगर कोई ऐसा इंग्लिश वर्ड आ जाता है तो फिर आपको उसको सॉल्व करने में कठिनाई अनुभव नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कॉग्निशन, व्हाट इज दैट कॉग्निशन, स्कीमा हमने देखा, हमने इंफॉर्मेशन पैकेट्स हमने जाने, अंतरक्रियावादी सिद्धांत किसे कहा जाता है ये भी हमने सीख लिया। तो ये जीन पियाजे का जो सिद्धांत है इसी की ओर हम आगे प्रोसीड करते हैं।